ठीक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड पहला क्वेश्चन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उसका आंसर भी मुझे सुनना है। जो ऋतिक का क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी में रिसर्च क्यों करी जाए, क्योंकि रिसर्च ऑलरेडी हो रखी है, तो जो सर्च हो रखा है उसको क्यों सर्च करें वापस से। बिल्कुल। अ, इस बात से कहना चाहूंगा कि जब शुरुआत में बैलगाड़ी थी हमारे पास में, तो गाड़ी की क्यों जरूरत पड़ी हमें? क्योंकि और जब हमें तेज जाना था, हमें तेज जाना जल्दी था, जाना था। जल्दी जाना था और बेहतर तरीके से जाना था, जब गाड़ी थी हमारे पास में, जब शुरू में मारुति 800 चला करती थी, तो फिर हमें बाद में ऑल्टो, i10 और अभी जो भी नई नई गाड़ियां आती हैं, वो सारी नई गाड़ियां क्यों चाहिए? अगर फोन है हमारे पास, तो हमें लेटेस्ट वर्जन क्यों चाहिए फोन का? तो क्या होता है कि जब जब रिसर्च करी गई होती है जिस भी टाइम पीरियड में, तो वो एक लिमिटेड रिसोर्सेस से और एक लिमिटेड थॉट प्रोसेस से की जाती है। कुछ टाइम बाद आने वाले समय में चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं, रिसोर्सेस भी बढ़ जाते हैं, और काफी बार में फील्ड में तरक्की भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में वो टॉपिक्स जिन पे पहले काम हो चुका होता था, अब वाले टाइम पे उन पे बेहतर समय पे काम हो सकता था। जैसे एक टाइम पे जब पुलिस इन्वेस्टिगेट किया करती थी, तो उन्हें नहीं पता था कि फिंगरप्रिंट जैसी चीज भी एविडेंस हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी जो फिंगरप्रिंट को आइडेंटिफाई कर सकती थी या फिर प्रोसेस कर सकती थी, या ऐसे सिस्टम नहीं बने थे जहां पे सबके फिंगरप्रिंट रजिस्टर्ड भी हुआ करते थे। तो जैसे जैसे टाइम बदलता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे हमें और चीजों को रिफाइन करने की जरूरत पड़ जाती है। और इसीलिए हम लोग पहले शायद सर्च कर रहे हो, लेकिन अब रिसर्च करते हैं, हम बार बार ढूंढते हैं, जो कमी रह गई थी उस कमी को पूरा करते हैं। इसीलिए जब मैं पीएचडी वाली बात कर रहा था, आई एम्फेसाइज्ड ऑन रिसर्च गैप, कि जो पहले हो चुका है और आप जो करना चाहते हैं, या आपको जो लग रहा है कि करना चाहिए रिसर्च आपको टॉपिक पे, तो आप उन दोनों को बीच में गैप ढूंढते हैं। और जैसे हम दो नदी के दो छोड़ होते हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें एक पुल, एक ब्रिज चाहिए होता है। तो आपकी जो ये नई रिसर्च होगी, वो उस पुराने थॉट को और आपके नए थॉट को ब्रिज करती है, ताकि पुरानी नॉलेज सप्लीमेंट बन सके नई अपडेटेड फ्रेश नॉलेज के लिए। तो इसीलिए हम साइकोलॉजी में बार बार रिसर्च करते हैं, और इसीलिए बार बार रिसर्च करना जरूरी है। आई होप कि मैंने आंसर किया हो। इन्हीं का एक और क्वेश्चन था कि काउंसलर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है। देखो, मन से तो हम सभी काउंसलर हैं, क्योंकि मैं आज तक ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला जिसने मेरे को या मुझे समाधान ना दिया हो। हम हर कोई हर समय काउंसलर बना रहता है, लेकिन काउंसलर का मतलब केवल ये नहीं होता है कि वो व्यक्ति जो दूसरे को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, या वो व्यक्ति जो दूसरे को एडवाइस दे, या वो व्यक्ति जो अपना ओपिनियन शेयर करके बोले कि यही फॉलो करो। तो पहली चीज होती है, मैं मानता हूं कि हम काउंसलर दो तरीके से बनते हैं। पहला तरीका होता है एकेडमिकली, डिग्रीज के साथ, जो आपका मिनिमम होता है। जैसे कि जो आपको डिग्री वाइज काउंसलिंग में चाहिए, वो चाहिए आपको फर्स्ट स्टेप में आपका मास्टर्स साइकोलॉजी में हो, सेकंड आपके पास एक डिप्लोमा हो आइदर इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। इनके थ्रू आप एक काउंसलर बन सकते हैं। ऊपर और क्या करना चाहते हो, आगे आप पीएचडी करना चाहते हो, एमफिल करना चाहते हो, और डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हो, वो सब आपकी मर्जी है। मिनिमम इज मास्टर्स इन साइकोलॉजी,
प्लस अ डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग और काउंसलिंग। दूसरा जो होता है वो होता है जो एक्सपीरियंस से आता है, यानी कि इन चीजों के साथ साथ आप एक्सपीरियंस पे फोकस करें, आप दूसरे व्यक्ति में पोटेंशियल पे भरोसा करें कि उनके अंदर पोटेंशियल अपनी सिचुएशन को मैनेज करने की है। तो बहुत लोग ये सोचते हैं काउंसलिंग का मतलब समाधान देना है। नहीं, एक काउंसलर कभी भी समाधान नहीं देता है। एक काउंसलर बेहतर तरीके से सामने वाले व्यक्ति को समझाता है कि आखिर दिक्कत क्या है। समाधान तो दूसरे को ही ढूंढना होता है, काउंसलर बस उस समाधान को ढूंढने में मदद कर देता है, कैटलिस्ट के तौर पे वो आ जाता है। तो ये रहा काउंसलर के रिलेटेड सवाल। जी, क्वेश्चन है खुशी की तरफ से कि स्टार्टिंग सैलरी ऑफ स्कूल काउंसलर कितनी होती है? जैसा मैं कल बता रहा था 35 एवरेज होती है। बहुत सारे स्कूल्स में जब आप ज्वाइन करते हैं तो उन स्कूल्स में आप देखेंगे कि वो लोग आपको 25,000 ऑफर कर रहे हैं, 30,000 ऑफर कर रहे हैं और कहते हैं कि हम नहीं बढ़ा सकते बहुत सारे कारणों से। ऐसे सिचुएशन में ये उन लोगों के साथ ज्यादा होगा जो लोग एमए इन साइकोलॉजी या एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी करके स्कूल्स के पास जाते हैं। सो ऑफिशियली द मिनिमम इज कि आप डिप्लोमा करें। जब आप डिप्लोमा करके जाते हैं तो एक स्कूल के पास में एक स्टांस होता है जिस स्टांस से वो आपको नीचे नहीं देख सकता। उसको पता है कि भाई, उसे ये पता है गाइडलाइंस के हिसाब से ही नीड्स अ काउंसलर हु हैज एटलीस्ट अ एमए डिग्री एंड अ डिप्लोमा। बट व्हेन यू गो देयर विदाउट अ डिप्लोमा बट विद ओनली मास्टर्स, ऐसे में द स्कूल विल ट्राई कि वो आपसे निगोशिएट करे कि हम आपको जॉब दे देंगे पर थोड़ा सस्ता। तो वैसे अगर आपके पास डिप्लोमा है तो ऑन एन एवरेज 35,000 इज फॉर द स्कूल काउंसलर, एंड यूजुअली वो 45 और 50,000 तक जाता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्कूल्स। और साथ में अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस या बाकी चीजें कर रहे हैं तो दैट बिकम्स एन एड ऑन। और गवर्नमेंट में अगर आप काउंसलर के तौर पे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट का वही कुछ मेरे ख्याल से 50 से 60 के बीच में आपकी एवरेज सैलरी होगी, जिसके ऊपर एडिशनल बेनिफिट्स होंगे और जो पे ग्रेड के साथ में बढ़ती रहेगी। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीजा का, हाउ टू डिसाइड विच स्पेशलाइजेशन वी कैन चूज इन मास्टर्स? वैसे मेजरली 3 स्पेशलाइजेशन होती हैं, जैसे काउंसलर की हो गई, क्लिनिकल साइकोलॉजी की हो गई एंड साथ ही साथ में ओबी की हो गई। तो ये 3 स्पेशलाइजेशन मेनली होती है। इसके अलावा कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट और डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे एक साइको एनालिटिक प्रैक्टिशनर की, या फिर एक कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट की, या फिर एक क्वालिटेटिव रिसर्च की, या XYZ इस तरीके से कुछ स्पेशलाइजेशन चूज करी जाती है इंस्टीट्यूट्स में बेस्ड ऑन कि कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास ज्यादा हैं। यानी कि अगर आपके पास सोशल साइकोलॉजी के ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आप सोशल साइकोलॉजिस्ट अपनी या सोशल साइकोलॉजी अपनी स्पेशलाइजेशन बता सकते हैं। अगर आपके पास क्लिनिकल साइकोलॉजी के ज्यादा आपके पास सब्जेक्ट्स हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं अपनी स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। बाकी स्पेशलाइजेशन किन चीजों पे चुननी चाहिए, मैं तो ये कहता हूं कि मौका लगे तो स्पेशलाइजेशन ना चुनिए। अच्छा मौका है सभी फील्ड्स को और जानने का, तो एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के पिछले वाले सेशन में बताया कि मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कहाँ पे नेसेसरी है कहाँ पे नहीं है वो मैं एड्रेस कर चुका हूं। तो आप एक बार वो वीडियो देखिएगा जो आई सपोज सेव हो गई है IGTV पे, तो आप वो देख सकते हैं। तो वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा स्पेशलाइजेशन वाले जवाब का। बाकी मेरे हिसाब से स्पेशलाइजेशन नहीं लेनी चाहिए। मेरे पास चॉइस थी कि DU में जैसे MA साइकोलॉजी होता है और आप स्पेशलाइजेशन क्लेम कर सकते हैं विद एटलीस्ट 4 या 5 सब्जेक्ट्स अगर आपके पास मिनिमम उस सब्जेक्ट के हैं। तो रादर देन एक ही सब्जेक्ट के मैंने बहुत वाइड सब्जेक्ट्स लिए।
जेंडर साइकोलॉजी लिया, क्वालिटेटिव रिसर्च लिया, सोशल साइकोलॉजी लिया, इंडियन साइकोलॉजी लिया. सो आई केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग इन मास्टर्स. कोई भी वो सब्जेक्ट मैंने नहीं लिया जो बहुत टफ हो मेरे लिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें फिर आपकी पढ़ाई वाली मेहनत ज्यादा बढ़ जाती है, और मैं पढ़ाई वाली मेहनत जो है साइकोलॉजी में पसंद नहीं करता. जब तक कोई नॉलेज आपको आपकी लाइफ पे इफेक्ट ना करे और वो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से याद ना रहे, तो मुझे लगता है फिर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक के बारे में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्चना का. प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट मैरिज काउंसलर. हाउ टू बिकम अ मैरिज काउंसलर. मैरिज काउंसलर ज्यादातर हमारे इंडिया में दो तरीके से फंक्शन करते हैं. एक करते हैं कोर्ट्स में. कोर्ट्स में जब आप जाएंगे, आपने सुना होगा जो जो डाइवोर्स के लिए कोर्ट्स होते हैं, तो वहां पे एक काउंसलर भी होता है, जो काफी बार, जैसे आप कोर्ट में अगर हस्बैंड वाइफ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें साथ में नहीं रहना, तो कोर्ट जो है वो ज्यादातर इस तरीके की सलाह देता है, अच्छा पहले आप एक बार काउंसलर से बात कर लीजिए. अगर आप आपस में फाइनली ये सॉर्ट नहीं कर पाए कि आप साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैरिजेस सेक्रेट बॉन्ड माना जाता है, तो इसलिए हम इंश्योर करते हैं कि वो बरकरार रहे. ना बरकरार रहे तो देयर आर लीगल एस्पेक्ट्स टू इट. तो एक मैरिज काउंसलर सबसे इंपॉर्टेंटली तो अपने आप को पुट कर सकता है कोर्ट्स में. उनके लिए अपना स्पेशल तरीका होता है उनका रिक्रूट करने का, जो मेरे को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, लेकिन आप लोग चाहेंगे, काफी लोग जानना चाहेंगे, तो उसके लिए मैं किसी ना किसी एक्सपर्ट को ढूंढ सकता हूं जो कोर्ट में एज अ मैरिज काउंसलर या काउंसलर होंगे, तो उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं इनसाइडर इनसाइट्स में. तो वो आप डीएम करके पावर विद इन साइकोलॉजी पे हमें बता सकते हैं. साथ ही साथ में मैरिज काउंसलर्स जो है वो ज्यादातर फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए मैरिज काउंसलिंग में भी डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं, फैमिली थेरेपी में भी अवेलेबल हैं, और प्राइवेटली जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं काउंसलिंग, वो फैमिली सेटिंग्स को स्पेसिफिकली टारगेट करके मैरिज काउंसलिंग पे फोकस कर सकते हैं. सो प्राइवेट प्रैक्टिस एंड देन योर गवर्नमेंट जॉब, ये दो ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो मैरिज काउंसलिंग में लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं. एंड बाकी क्रिएटिव आप जहां पे इस्तेमाल करना चाहें. नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग यूजर नेम के साथ, नॉट योर बे बडी. Sir, what should an average student do in the field if they don't get into DU or any other government college? पहले तो वो एवरेज स्टूडेंट नहीं है जो डीयू या बाकी कॉलेज में ना जा सके. पोटेंशियल कभी भी आप मार्क्स से मैप नहीं कर सकते. ऐसा होता तो आज जो बहुत बहुत बड़े दिग्गज फील्ड में हैं, हम उन्हें कभी इंटेलिजेंट नहीं कह पाते. जैसे बहुत साधारण सी बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, जिन्हें ये माना गया था कि वो मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल लाइफ में सेटल नहीं हो सकते हैं, वो आगे जाके उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज और चीजें दी कि आज तक इंसानी दिमाग सरप्राइज होता है, भौचक्का रह जाता है कि आखिर कोई व्यक्ति ये कैसे कर सकता है. पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, नेवर मैप योर प्रोग्रेस विद द कॉलेज विद योर मार्क्स. चाहे आप प्राइवेट में हैं, चाहे आप गवर्नमेंट में हैं, ये काफी बार सिचुएशनल भी हो सकता है, काफी बार आपकी चॉइस भी हो सकती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर जिसने भी ये सवाल पूछा है, अगर इस बात से वो अग्री करते हैं और ये बोलते हैं कि दोबारा से सवाल फ्रेम करें और एवरेज स्टूडेंट की बजाय अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट रख के सवाल पूछे, तो आई विल आंसर दैट, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं होता है अगर वो डीयू या दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं गया है. एवरी स्टूडेंट हैज अ चॉइस और सिचुएशन which can lend him anywhere. Very well बिल्कुल said, Amit. अगर वो रिप्लाई कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay. Next question है गार्गी का. Sir, any books for MA psychology students? बहुत सारी हैं. मतलब अगर पढ़ने की बात है तो कोई लिमिट नहीं है इस चीज की. बेसिकली आप एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस के लिए पूछ रही हैं या
एमए साइकोलॉजी में अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए बात कर रही हैं, तो देखो मैं दोनों के हिसाब से आपको बता देता हूं। पहली चीज ये है कि अगर आप एमए साइकोलॉजी के एंट्रेंस के लिए पूछ रहे हैं तो आपको जनरल साइकोलॉजी, थोड़ा एबनॉर्मल साइकोलॉजी, थोड़ा सेपरेटली सोशल साइकोलॉजी और रिसर्च एंड स्टैट्स वाले पोर्शन आपको कवर करने होते हैं। जैसे रिसर्च के लिए ए.के. सिंह हो गया आपका, एबनॉर्मल के लिए कार्सन हो गया, सोशल के लिए बैरन हो गया, रॉबर्ट ए बैरन की बुक आती है, जनरल साइकोलॉजी के लिए सिसरेली हो गई। तो ये मास्टर्स में भी आप पढ़ सकते हैं अपने आप को एनहांस करने के लिए, साथ ही साथ में एंट्रेंसेस के लिए भी आप इन किताबों का चुनाव कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। सिसरेली हाईली रिकमेंडेड है। बाकी सिसरेली के अलावा मॉर्गन एंड किंग बैठती है, बैरन की इंट्रोडक्टरी आती है, ग्रीश्वर मिश्रा और बैरन की इंट्रोडक्टरी किताब आती है, तो उनमें से आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं। ज्यादातर लोग सिसरेली रिकमेंड करते हैं इंस्टीट्यूट्स में। कुछ इंस्टीट्यूट अपने कुछ बुक्स रिकमेंड करती हैं, जैसे कुछ इंस्टीट्यूट मॉर्गन एंड किंग रिकमेंड करते हैं, कुछ सिसरेली। मेरे को ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स सिसरेली के लिए मिला है, तो मैं इसलिए सिसरेली सबसे पहले बोल देता हूं। और बाकी ये जरूर कहूंगा, अगर आपने सवाल पूछा है कि रिसर्च आर्टिकल्स गूगल पे सर्च करिए कि एक साइकोलॉजिस्ट के लिए या एक साइकोलॉजी एस्पिरेंट के लिए व्हाट आर द मस्ट रीड रिसर्च आर्टिकल्स, और बहुत अच्छी कुछ आपको अच्छी लिस्ट मिलेगी, सुंदर सुंदर, और बहुत एक्साइटिंग चीजें आपको उसमें पढ़ने को मिलेगी। किताब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज को फुलफिल करेगा, रिसर्च आर्टिकल आपकी क्यूरियोसिटी को, थोड़ा आपके क्रिएटिव माइंड को हैंडल करेगा। तो रिसर्च आर्टिकल्स भी आप प्रेफर करिए। हाँ, ट्रेनर वाली चीज पे भी आएंगे हम लोग आगे सवाल पे। नेक्स्ट एक बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है कि क्या हम अपनी रिसर्च से गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने पे फोर्स कर सकते हैं? देखो फोर्स तो किसी को भी देखो फोर्स तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्थान हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। फोर्स किसी को नहीं करना चाहिए, ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो एक साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर को या एक साइकोलॉजिस्ट को बाकी लोगों से अलग बनाना चाहिए। दैट वी डू नॉट फोर्स, वी merely talk embedding ourselves into data, into research, into our theories, into a certain base. दूसरी चीज कि क्या आप साइकोलॉजी में पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिव चेंज ला सकते हैं, क्या उससे गवर्नमेंट पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आप कर सकते हैं। चाहे तो यूट्यूब पे मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स अजय गुलजार, जो पॉलिसी मेकिंग में ही हैं। ही इज वर्किंग विद अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुवर्ड्स रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, एंड साइकोलॉजी बैकग्राउंड से है। तो जो लोग पॉलिसी मेकिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है लैम्प फेलोशिप। तो आप LAMP, लालटेन लैम्प, LAMP, तो गूगल पे सर्च करिए लैम्प फेलोशिप और आपको फिर डिटेल्स मिल जाएंगी। उस फेलोशिप के अंडर आप एक कुछ टाइम के लिए, 1 साल या कुछ टाइम के लिए आप एक एक्सटेंडेड इंटर्नशिप करते हैं, उनके साथ में काम करते हैं, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है और आप MPs की और इस तरह से मदद करते हैं। साथ ही साथ में आप पॉलिसी मेकिंग सीखते हैं। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप थोड़ा सा बढ़ेंगे और थोड़ा सा चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉलिसी मेकिंग में चेंज केवल जज्बे से नहीं होगा। जज्बा एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, पर उसके साथ साथ बहुत और चीजें होती हैं जो साथ में मिलके पॉलिसी मेकिंग में बदलाव लेके आती है। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग के बारे में और पढ़ें। स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है और बिल्कुल बदलाव लाया जा सकता है। आप जिस चीज में चाहें उसमें बदलाव लाया जा सकता है। बस समय की बात है, सही जज्बे की बात है और एक गाइडेंस की बात है। तो गाइडेंस एक्सपीरियंस से आता है, तो उस चीज पे आप प्लीज थोड़ा सा जरूर फोकस करें। और यूट्यूब पे आप पॉलिसी मेकिंग इन साइकोलॉजी सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी,
मैं थंबनेल में बहुत अच्छी शक्ल बना के बैठा हूँगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाली वीडियो है। आप उसको देखिए, वो पॉलिसी मेकिंग पे काफी अच्छी बातचीत करती है, साथ में स्कॉलरशिप्स की और बाकी फेलोशिप्स की भी बात करती है पॉलिसी मेकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमिरन का, कैन यू सजेस्ट सम इंटर्नशिप्स आफ्टर बैचलर्स इन साइकोलॉजी? देखो, इंटर्नशिप के लिए तो मेरे बहुत डाउट्स होते हैं। अ, मतलब हम लोग एनजीओ एक शुरू करी है मनोस्थिति के नाम से, और उसमें हम लोग खुद इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे काफी डाउट्स होते हैं इंटर्नशिप्स को लेके। पहला ये डाउट होता है कि बैचलर्स के बच्चे जो हैं वो दीवाने होते हैं इंटर्नशिप के पीछे। एक बच्चा एक समय पे पता नहीं कितनी जगहों पे इंटर्नशिप करता है। आई नो सो मेनी पीपल जो बैचलर्स के थर्ड ईयर में होते हैं और पता चलता है कि 16-17 जगहों पे उन्होंने इंटर्नशिप कर चुके हैं वो ऑलरेडी। तो डोंट रन आफ्टर नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स, रन आफ्टर नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो इसीलिए इंटर्नशिप के लिए केवल रैंडमली सर्च करना इंटर्नशाला पे या और जगहों पे कि भाई मुझे बताइए इंटर्नशिप कहाँ है, इंटर्नशिप कहाँ है, उसकी बजाय आप ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सर्च करिए। आप जिस फील्ड में या साइकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम सर्च करिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल करिए और उनसे पूछिए कि क्या आप इंटर्नशिप ऑफर करते हैं। मैं एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूं, मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मुझे इतने टाइम के लिए इंटर्नशिप चाहिए, तो क्या मैं आपके साथ इंटर्नशिप कर सकता हूं। ऑलमोस्ट ऑल द इंस्टीट्यूट्स, ऑल द कंपनीज ऑफर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। सो इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, go for experiences, go for good organizations rather than number of internships। तो उसके लिए ये वाला सवाल है, आई होप कोई जवाब मिल जाए। अगर आप चाहेंगे तो मैं इंटर्नशिप के लिए एक्चुअली चाह तो मैं पिछले 6-7 महीने से रहा था कि एक अच्छी सी लिस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूं कि बैचलर्स मास्टर्स लेवल पे आप कहाँ कहाँ अच्छी इंटर्नशिप्स कर सकते हैं इन काउंसलिंग, क्लिनिकल, ओबी, साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स और XYZ अदर फील्ड्स में। तो एनजीओस काफी अच्छी वैसे जगह रहता है इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन अच्छी एनजीओस, अच्छी एनजीओस से मेरा मतलब है जो फील्ड में 17-20 साल से 30-34 साल से एस्टेब्लिश्ड है, जो फोकस्ड काम कर रही है और वहां पे जाके आप कुछ सीख पाए। प्लस कोई आपको इंटर्नशिप दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कदमों में गिर जाना है। आप चाहें तो पेड इंटर्नशिप्स भी मांग सकते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप में जब आप काम करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि जब आप इफेक्टिव वर्क कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन आपको रिटर्न में कुछ कुछ मेजरेबल कॉन्क्रीट चीज मिले, आइदर मनी और द एसोसिएशन विद दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई आगे फ्यूचर है इस इंटर्नशिप का, या फिर आप उसका LOR या उसका सर्टिफिकेट की वैल्यू हो बाहर। हर सर्टिफिकेट हर की वैल्यू नहीं होती है, तो लुक फॉर दैट, आई से। और बाकी लिस्ट में जल्द से जल्द कोशिश करूंगा शेयर करने की। बिल्कुल। ओके, दो क्वेश्चंस इग्नू और I&O साइकोलॉजी से रिलेटेड थे, तो ये हम पिछले सेशन में एड्रेस कर चुके हैं। आप बिल्कुल IGTV देख सकते हैं उसका। फिर एक बिल्कुल। क्वेश्चन है रुचिता का, शी इज आस्किंग अबाउट डिस्टेंस PhD, कि क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो डिस्टेंस PhD कर रहे हैं ऑफर। रुचिता, मैं ये बताना चाहूंगा कि यूजीसी ने कुछ साल पहले, आई डोंट नो कुछ साल पहले या पिछले ही साल, पर ये पास हो चुका है कि पहले कुछ यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस PhD प्रोग्राम्स ऑफर करती थी। तो यूजीसी ने गाइडलाइंस दे दी हैं दैट नो PhD with the title distance in their program are eligible, और उसको डिग्री मिलेगी। यानी कि अगर आपके PhD प्रोग्राम डिस्टेंस है तो आपको PhD की डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि वो प्रोग्राम्स बंद हो चुके हैं। PhD में केवल 2 तरीके के प्रोग्राम्स अभी चलते हैं, एक पार्ट टाइम और एक रेगुलर।
इग्नू जैसे पार्ट टाइम और रेगुलर दोनों ऑफर करता है। ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स केवल रेगुलर प्रोग्राम ऑफर करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स एंड सम ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफर पार्ट टाइम एज वेल एज फुल टाइम या रेगुलर पीएचडीज। रेगुलर पीएचडीज वो होती हैं, आप डीएम कर सकती हैं खुशी अपनी क्वेरी के लिए, बस थोड़ा टाइम लगता है मुझे रिप्लाई करने में, तो अगर आपको वो चीज ठीक लगे तो आप जरूर डीएम कर सकती हैं। रिप्लाई जरूर करता हूँ, बस थोड़ा टाइम लेता हूँ। तो रेगुलर पीएचडी का मतलब होता है कि जैसे मैं अभी डीयू से मेरी जो पीएचडी चल रही है वो है रेगुलर। तो रेगुलर पीएचडी का मतलब क्या होता है, जैसे डीयू, जामिया, अंबेडकर, ये लोग रेगुलर पीएचडी ऑफर करते हैं। ऑल्सो स्पेस, जैसे शायद जामिया पार्ट टाइम पीएचडी भी ऑफर करता है, शायद, आई एम नॉट श्योर, तो वो चेक करना पड़ेगा आपको। इग्नू 100% ऑफर करता है पार्ट टाइम पीएचडी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो एमिटी नोएडा से पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम कर रहे हैं, जो मानव रचना से पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, जो इग्नू से पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं। और पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम का मतलब होता है कि पीएचडी प्रोग्राम एज्यूम करके चल रही है कि आप जॉब कर रहे हो और साथ ही साथ आप पीएचडी करना चाहते हो, तो वो रिग्रेस नहीं होगा प्रोग्राम, वो आपको स्पेस देगा अपनी रिसर्च के लिए। वो मान रहा है प्रोग्राम अपने आप में कि आप जॉब कर रहे हैं। रेगुलर प्रोग्राम ये मान रहा है कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, आपको बस अपनी जिंदगी, तन मन धन सब कुछ रिसर्च में लगाना है। सो दोज प्रोग्राम्स बिकम्स relatively rigorous than part-time PhD programs. ओके। हर्षिता, आप अपना क्वेश्चन एक बार यहाँ पे कमेंट में कर सकती हैं, मुझे आपको क्वेश्चन नहीं मिला। और बाकी ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आई एम सो सॉरी आपको काट रहा हूँ रक्षिता, कि पार्ट टाइम पीएचडी या रेगुलर पीएचडी का ऐसा कुछ नहीं है कि रेगुलर वाले की ज्यादा मान्यता होती है, पार्ट टाइम वाले की कम मान्यता होती है। पीएचडी की मान्यता होती है, फिर चाहे पीएचडी आपने कहीं से भी किया हो, चाहे रेगुलर किया हो, चाहे पार्ट टाइम किया हो, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम नीड से आते हैं। एक वो नीड कि जॉब किया हुआ है या कर रहा है और पीएचडी करना चाहता है, एक वो कि बस पीएचडी ही करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति की या किसी इंस्टीट्यूट की पर्सनल प्रेफरेंस जरूर हो सकती है कि भाई मैं रेगुलर वाले को ज्यादा चाहूंगा, या मैं पार्ट टाइम वाले को ज्यादा चाहूंगा, या मैं प्राइवेट वाले को ज्यादा चाहूंगा, या गवर्नमेंट वाले को ज्यादा चाहूंगा। ऑन पेपर कोई एक से दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं है, ये मैं जरूर कहना चाह रहा था। ओके। एक क्वेश्चन खुशी का था कि इज मास्टर्स फ्रॉम एमिटी गुड? जहां से आप करना चाहो गुड है। मतलब अगर आपको स्किल प्रोवाइड कर रहा है एमिटी, आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है, आपको अच्छे बैचमेट प्रोवाइड कर रहा है, आप सेटिस्फाइड हो उस ग्रोथ से, देन एनी इंस्टीट्यूट इज गुड। रही बात की एमिटी या उससे, तो मैं जब बहुत टाइम पहले इनसाइडर इनसाइट्स के सीजन 1 के लिए जब इंटरव्यूज लेता था, तो मैं हमेशा ये बात कहता था उन्हें कि कभी भी इंस्टीट्यूट को अच्छा या बुरा मत बताना। अगर आप अपने कॉलेज का, मैं उनसे पूछता था कि आपके कॉलेज में प्रोग्राम कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, तो मैं उनसे कभी ये नहीं कहता था कि उसे अच्छा या बुरा बताओ। हाँ, अपना एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा जरूर बता सकते हो आप कि भाई मेरा एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा रहा, पर इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में अ ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, और ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ के एक्सपीरियंस अच्छे हो सकते हैं, कुछ के खराब। वो डीयू के लिए भी लागू है, वो अंबेडकर के लिए भी लागू है, वो एमिटी के लिए भी लागू है, वो मानव रचना के लिए भी लागू है, वो सब इंस्टीट्यूट के लिए है। जैसे क्लास कोई भी हो, सेक्शन कोई भी हो, उसमें एक बिखराव होता है बच्चों का, कुछ एक्स तरीके के होंगे, कुछ वाई के, कुछ जेड के, ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स होते हैं। सो नो इंस्टीट्यूट इज बेटर देन और वर्स देन एनी अदर इंस्टीट्यूट। पर्सनल एक्सपीरियंसेस मे वेरी। तो आप और तरीके के सवाल पूछे तो मैं बता सकता हूं कि भाई एमिटी में क्या स्ट्रक्चर है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके का पढ़ाते हैं, कितना रिगरस है, ये सारे सवालों का जवाब तो जरूर दे सकता हूं, लेकिन अच्छा बुरा मुझे अधिकार नहीं है कमेंट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीजा का, कैन वी चेंज फील्ड्स
Like, can I become industrial psychologist after doing masters in clinical psychology? बिल्कुल, जैसे इंडस्ट्रियल और सॉरी व्हाट, आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। Hmm. She has हाँ, done masters in industrial and she wants to become a clinical psychologist. अच्छा, बिल्कुल बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? आपके मन के ऊपर है। आपने मास्टर्स किसी भी चीज से किया हो, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए एमफिल करना है, तो मास्टर्स Hmm. आपके पास में है, आप फॉर्म भरिएगा। इंटरव्यू में वो ये जरूर सवाल पूछेंगे आपसे, क्योंकि एमफिल में इंटरव्यू भी होता है। एंट्रेंस तो आप क्लियर कर लेंगे पढ़ाई से, इंटरव्यू में वो ये जरूर पूछेंगे कि आपने मास्टर्स में तो स्पेशलाइजेशन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में ली, और आप आगे एमफिल करना चाहते हैं, तो उसका आपके पास एक अच्छा रैशनल होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। Next question है, can we do MBBS after MA in clinical psychology? आई होप सो। मेरे ख्याल से एमबीबीएस का जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो कि कब करना शुरू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके ऊपर है, कोई भी फील्ड आपको कहीं से भी रोक नहीं सकती है। किसी फील्ड में आप आगे चले गए और आप कुछ कदम वापस लेकर कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं पे एज लिमिट है तो इशू हो सकता है। जैसे यूपीएससी, बाकी चीजों में एज लिमिट होती है। अब आप वो एज लिमिट पार करने के बाद सोचें कि क्या मैं कर सकता हूं या करना चाहिए था, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी के अंडर आप फॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एमबीबीएस इंजीनियरिंग जो चाहे वो आप कर सकते हैं। वो एलिजिबिलिटी आपको इंस्टीट्यूट से चेक करनी पड़ेगी। नेहा, आई एम सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन, शायद वो ऊपर चला गया, आप एक बार वापस से कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन। सोल कंसोल का क्वेश्चन है, विद निप्सिट डिप्लोमा ऑफ चाइल्ड गाइडेंस कैन वी अप्लाई फॉर DSS DSSB और इज इट कंपल्सरी टू डू डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग ओनली? देखिए, आपका जो डिप्लोमा है निप्सिड का, गाइडेंस एंड चाइल्ड काउंसलिंग का, तो दैट इज अ काउंसलिंग एंड गाइडेंस डिप्लोमा। तो वो भी आपका सफिशियंट है DSSB के एग्जाम के लिए। तो DSSB के एग्जाम के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज आपकी मास्टर्स इन साइकोलॉजी, एडिशनली आपकी डिप्लोमा, डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो काउंसलिंग एंड गाइडेंस जब लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि दे आर कट थ्रोट अबाउट इट। काउंसलिंग साइकोलॉजी के डिप्लोमास भी आर कंसिडर्ड इक्वली वैल्यूड, as well as guidance and child guidance and child counseling या counseling and child guidance। वो चीज थोड़ा सा देखना पड़ेगा, नाम क्या है प्रोग्राम का निप्सिड वाले का, एकदम से दिमाग से निकल गया। तो वो एलिजिबल प्रोग्राम है फॉर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड प्रोग्राम्स है इंडिया में, जब हम काउंसलिंग और गाइडेंस के डिप्लोमा की बात करते हैं, निप्सिड के प्रोग्राम की, क्योंकि वो आरसीआई लाइसेंस आपको प्रोवाइड करता है, विच नो अदर डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड्स। ओके, नेहा का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्कोप रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज फॉर अ साइकोलॉजिस्ट? अच्छा, देखिए, पूजा ने लिख दिया है एडवांस डिप्लोमा इन चाइल्ड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो पूजा से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। पूजा ने रिसेंटली एक वीडियो पावर विद इन के साथ में बनाया था, विच वॉज इन परसुइंग डिप्लोमा फ्रॉम निप्सिड। और पूजा जो है वो अभी करंटली अपना ईयर कंप्लीट कर रही हैं सेम कोर्स में निप्सिड से। जी हाँ, सॉरी रक्षिता, बताइए। हाँ, नेहा का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्कोप रिगार्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज? देखिए, स्कोप तो साइकोलॉजी में हर चीज में है। नेहा का मैसेज भी आया था मेरे पास पर्सनली इस चीज के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च्ड फील्ड्स हैं साइकोलॉजी में। एंड फैमिली स्टडीज एक ऐसी चीज है जो अभी भी एक्सप्लोर करी जा रही है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। बहुत सारे आर्टिकल्स, जनरल आर्टिकल्स आपको फैमिली स्टडीज पे मिल जाएंगे, लेकिन अभी बहुत इफेक्टिव स्टडी फैमिली
वाले एरिया में होना अभी बाकी है और चल रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोप्स हैं आपके रिसर्च में, क्योंकि वो रिसर्च डायरेक्टली जाती है चाइल्ड काउंसलिंग के लिए, वो डायरेक्टली जाती है डेवलपमेंटल रिलेटेड फील्ड से, एबनॉर्मल, क्लिनिकल। तो ये सारी की सारी रिसर्चेस का बहुत स्कोप होता है। तो आप जब एक एक्सपर्टीज लेती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, तो वो केवल साइकोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं, बट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इवन फैमिली स्टडीज, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल, societal impact of individual behavior in family, enhancing and improving familial relations, role of families in communicating values and norms in a country, और रोल ऑफ इफेक्टिव सिटीजनशिप, जिसमें फैमिली के ऊपर बातचीत करी जा सकती है। तो ये सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और इससे रिलेटेड हर डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को आने वाले समय में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को और बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को जरूरत होगी। सो यस, इट हैज ह्यूज आई विल से स्कोप इन कमिंग ईयर्स। जैसे कि फोरेंसिक साइकोलॉजी काफी पिक कर रहा है, जैसे साइबर साइकोलॉजी काफी पिक कर रहा है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी काफी पिक कर रहा है। पर ये सारे के सारे फील्ड वो हैं जो अब पिक कर रहे हैं इंडिया में, या अब थोड़ा पीक ले रही हैं। लेकिन डेवलपमेंटल एक ऐसी चीज है जो हमेशा था और हमेशा रहेगा उस तरीके से। Okay, last question, Amit. If you can provide an insight regarding Indian Society for Training and Development, does it provide additional benefit if you want to be a trainer? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो आपको एक बेहतर ट्रेनर बनने में मदद करते हैं, जो आपको एक प्रोफेशनल पॉपुलेशन से इफेक्टिवली डील, मैनेज, लीड और उनको ट्रेन करने में आपके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। जैसे कि इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जैसे कि आईसैब्स, इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेज, आईसैब। तो ये कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो कम से कम 30-40 सालों से काम कर रही हैं, विच हैव रिफाइंड देयर वेज, एंड जिनके प्रोग्राम्स थोड़े महंगे भी होते हैं। 20,000 से लेके 60, 70, 80,000 तक के प्रोग्राम होते हैं। साथ ही साथ में वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट इज डॉक्टर राव, पूरा नाम क्या है सर का, डॉक्टर आप देख सकते हैं उनका लर्निंग सिस्टम्स करके है, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा, डॉक्टर राव लर्निंग सिस्टम्स, गूगल पे सर्च करिएगा। तो मैं पता नहीं कैसे भूल गया, इज सच अ पॉपुलर फिगर इन साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एकदम से नाम निकल गया दिमाग से। तो राव जी अपना एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं जो बेंगलोर और चेन्नई बेस्ड है, वो भी सिमिलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, जैसे विवेक बिंद्रा जो वन ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच भी हैं, वो भी इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं। साथ ही साथ में और भी हैं ज्यादातर लीडरशिप कोच और लीडरशिप ट्रेनिंग में, मैनेजरियल ट्रेनिंग में, विच आर प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद सर्टिफिकेशन फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि आप भविष्य में अगर ट्रेनर बनना चाहते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ में, जैसे कि लाइफ कोच के लिए भी इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। दिक्कत यह है कि वो सारे के सारे प्रोग्राम ये मान के चलते हैं कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होंगे या कॉर्पोरेट से जुड़े हुए होंगे, इस वजह से इनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो सेल्फ फंडेड लोग जो हैं या एनजीओ से जो लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए फीस थोड़ी कम होती है। पर जैसे आपकी इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेज और आपकी डॉक्टर राउस लर्निंग सिस्टम जो कि बैंगलोर और चेन्नई में बेस्ड है, एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स,
provide amazing training and development opportunities where they will train you as to how to become a trainer. They'll train you into assessment based training. They'll provide you your topic related ट्रेनिंग, यानी कि आप लीडरशिप कोच बनना चाहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर आप एग्जीक्यूटिव कोच बनना चाहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव कोचिंग के लिए भी ट्रेनिंग होती है. सो दीज इंस्टीट्यूट्स आर हाईली वैल्यूड. प्लस आई अटेंडेड द 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम आईसैब, इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेज. और उनका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 5 दिन का, इट इज कॉल्ड बेसिक लैब्स फॉर ह्यूमन प्रोसेसेस. एंड ये जो लैब का प्रोग्राम है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो ट्रेनर्स है आज के टाइम में, उन सभी ने साथ में शुरू भी किया था, प्लस सारे के सारे ट्रेंड है. तो पहला स्टेप होता है बेसिक लैब्स फॉर ह्यूमन प्रोसेसेस, सेकेंड होता है अप्लाइड लैब्स फॉर ह्यूमन प्रोसेसेस. तो दोनों लैब्स का खर्चा ऑलमोस्ट, मतलब एक लैब का खर्चा आपका ऑलमोस्ट सेल्फ फंडिंग के लिए अगर है तो 20,000 से शुरू हो सकता है, एंड दैट कैन गो अप टू 40,000. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गए हैं तो इट गोज फ्रॉम 40,000 टू अप टू 60 to 70,000. तो इतना रहता है. तो अगर आप इस तरीके के प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो मैं तो ये जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप छोटे छोटे चुनने जो इधर उधर प्रोग्राम्स करते रहते हैं आप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कहीं 5,000 दे दिए, कहीं 10,000 दे दिए, कहीं 3,000, उन्हें बचाओ, कुछ समय के लिए सेविंग्स करो अपनी, और वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करो इस तरीके के प्रोग्राम्स में. आईसैब्स की तरफ से इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ISTD हो गया, या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एसोसिएशन होगी, या फिर बर्क इंस्टीट्यूट हो गया. तो इस तरीके की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से आप ट्रेनिंग लीजिए. और थोड़ी थैंक यू सो मच वैशाली, टीवी राव जी. सो इट इज कॉल्ड TVRLS. तो टीवी राव बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोफेसर रहे हैं और काफी अच्छे इन्होंने टूल डेवलपमेंट के ऊपर बातचीत करी है, और इन्होंने बनाए भी हैं, जैसे ऑक्टापेस. तो अमेजिंग प्रोग्राम्स होते हैं इनके, और बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ आपको दे सकती है. सो इसीलिए आई हाईली रिकमेंड, क्योंकि मैंने ये चीज शुरू करी थी तो मुझे क्या लगता था कि यार काफी महंगे प्रोग्राम्स हैं, कैसे करेंगे, मतलब इतने सारे खर्चे पैरेलली चलते रहते हैं, और प्लस अभी मैं जॉब कर रहा था, अब तो जॉब भी नहीं कर रहा हूं, तो मुझे लगता था कैसे भाई इतने सारे प्रोग्राम्स, मन तो है करने का, बट हाउ विल आई स्पेंड दिस मच अमाउंट. सो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इज कि मैंने छोटे छोटे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स लेना बंद कर दिया. वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स का अमाउंट साथ में रखा, 5,000 से 10,000 हुआ, 10 से 15,000 हुआ, 20,000 हुआ. कुछ महीने बहुत, मतलब आपको कंट्रोल रखना पड़ता है उस तरीके की फाइनेंशियल सेविंग्स करने के लिए. एंड फिर उसके बाद वो स्पेंडिंग से आप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लीजिए. हाँ, मैं आपको एक बार दोबारा से नाम ले लेता हूँ इंस्टीट्यूट्स का. जैसे एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो खुद डिप्लोमा कोर्सेज भी ऑफर करता है जैसे, और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है, विच रेंज ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज टू 50K, 50,000 तक के कोर्सेज होते हैं. आईसैब्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन सोसाइटी फॉर अप्लाइड बिहेवियरल साइंसेज, जो बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं ट्रेनिंग में, और बहुत अच्छा नाम है उनका कॉर्पोरेट में. तो उनके सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स चलते हैं, साथ ही साथ में उनके डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, साथ ही साथ में वो लोग 5-day ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं 2 लेवल्स पे, बेसिक लैब्स फॉर ह्यूमन प्रोसेसेस एंड एडवांस्ड लैब्स फॉर ह्यूमन प्रोसेसेस. साथ ही साथ में डॉक्टर टीवी राव लर्निंग सिस्टम्स करके है, जो अहमदाबाद एस्टेब्लिश्ड है, और साथ में बैंगलोर या चेन्नई में उनकी दूसरी ब्रांच है. तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं. टीवी राव लर्निंग सिस्टम्स की अच्छी बात यह है कि कुछ, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 360 डिग्री फीडबैक, तो 360 डिग्री फीडबैक जैसे और भी स्पेशलाइजेशंस वो ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. जैसे 5,000 के कोर्सेज हैं, मतलब 5,000 बिल्कुल महंगे हो सकते हैं कुछ के लिए, लेकिन अगर आप जोड़ेंगे, कुछ टाइम सेविंग्स करेंगे, तो शायद ज्यादा ना पड़े. तो टीवी राव लर्निंग सिस्टम्स का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उन्होंने कोलैबोरेशन में किया हुआ है. तो वो और उनकी वाइफ
मिलके कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं. सो गो फॉर दीज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अगर आप कॉग्निटिव साइंस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, साइबर साइकोलॉजी, XYZ जगहों पे आगे बिल्ड करना चाहते हैं खुद को, फोकस ऑन गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. और ये 3-3, 4-4, 5-5 हजार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना प्लीज बंद कर दीजिए, अगर आपको ये ना पता हो कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है. अगर क्रेडिबिलिटी पता है और पता है प्रोग्राम अच्छा है, देन उसका टेक दैट अपॉर्चुनिटी. पर साथ ही साथ में सिर्फ कोई कोर्स इसलिए मत करिए क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इसका जो दूसरे वाला कोर्स है वो 20,000 का है पर 2,000 में यहाँ पे हो रहा है. इनफैक्ट आप 2-2 हजार बचाइए और वो 20,000 वाला आप करिए. दिस इज माई पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने अभी कुछ टाइम में डेवलप करी है रिसेंटली, क्योंकि मेरा भी ये मानना नहीं था पहले की तरह महंगे कोर्सेज लिए जाए. जी. ओके, सो आई गेस वी आर डन फॉर टुडे. लाइव सेशन भी खत्म होने वाला है, और इसके हाँ हाँ अलावा हाँ, बिल्कुल कोई बिल्कुल. कोई और डाउट्स हो तो आप डीएम कर सकते हैं एट पावर विद इन साइकोलॉजी. अमित विल श्योरली बिल्कुल रिस्पॉन्ड टू यू इन सम टाइम. बिल्कुल बिल्कुल. और ट्रेनिंग के एंड और भी एनीथिंग एल्स? इंस्टीट्यूट्स, असेसमेंट, मतलब ट्रेनिंग के और भी इंस्टीट्यूट और असेसमेंट के लिए हम लोग दोबारा कभी बात कर सकते हैं, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है. जी. एनीथिंग एल्स अमित यू वुड लाइक टू से टू आवर व्यूअर्स? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज एक बार थोड़ा सा अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भी स्क्रीन की तरफ नहीं देख पाया था क्वेश्चंस की तरफ या जो कमेंट्स आ रहे थे. तो आई रिक्वेस्ट कि जब तक लाइव सेशन बचा है आप लोग प्लीज मुझे फीडबैक देके बताएं कि सेशन कैसा लगा, डिड यू फाइंड इट मीनिंगफुल. और ये चीज प्लीज मुझे थोड़ा सा आप कम्युनिकेट करिए. So that we get more motivation to do sessions like these. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो फीडबैक आप पढ़ सकते हो, आना शुरू हो गया. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच एवरीवन. इंस्टीट्यूट नेम रिकॉल, कौन सा इंस्टीट्यूट नेम रिकॉल करने की बात कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. तो आप Power डीएम कर within दीजिएगा. मैं talks. थैंक यू I सो really मच. like the compliment. आपके जो भी लिस्ट है, सवाल है, इंफॉर्मेशन है, तो प्लीज आप डीएम से पूछ लीजिएगा मेरे से. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. मतलब अच्छा, आप सबको अच्छा लगा है सेशन. एंड रक्षिता, थैंक यू सो मच. मतलब ये अभी तक जो 2 घंटे के करीब हमें आज हो गए हैं, 2 घंटे के करीब कल हो गए थे. एंड वो दोनों के दोनों सेशंस के लिए तुम्हें भी बहुत ज्यादा शुक्रिया जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई You are होप कि most ऐसे और welcome. सेशंस होते रहे. बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग पावर विद इन पे और भी सेशंस करते जाएंगे. तो अब तो मतलब रक्षिता, यू एड्रेस देम, क्योंकि तो अब और Yeah. सेशंस की बात कर रहे हैं तो आपको ही. हाँ बिल्कुल. एक्चुअली मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और सेशंस को लेकर, एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू देम. तो अभी आ रहा है धीरे धीरे कंटेंट. वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड काफी सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे इन द अपकमिंग बिल्कुल टाइम. बिल्कुल. एंड ये और मोर लाइक क्योंकि दिस बहुत. तो हाँ बताइए प्लीज. ऐसे ऐसे तो हम कभी भी कर सकते हैं. घर की सरकार है, मैं और अमित. आप जब चाहें. हाँ बिल्कुल, हम कभी भी कर सकते हैं. प्लस थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है, क्योंकि 1-2 घंटे किसी सेशन में जमे रहना, तो ये रक्षिता और मैं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इस विपदा को, कि हम किस चीज से थोड़ा चैलेंज हो जाता है एक ही जगह बैठे रहना, एक ही स्क्रीन पे देखते रहना. और मेरा तो सिर्फ बोलने का काम है, पर रक्षिता को तो काफी कंट्रोल भी रखना पड़ता है कि भाई कोई सवाल मिस ना हो, उन चीजों का ध्यान आज रखना, तो सवाल पूछना. आज तो मेरी डायरी के 4-5 पेज भर गए. मैं नोट कर रही थी सारे क्वेश्चंस. बिल्कुल. सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच रक्षिता, इतने सुंदर और अच्छे सेशन के लिए. You're welcome. So shall we end the session, Amit? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Okay. थैंक यू सो मच Thank you, रुचिता, एंड थैंक यू everybody. सो मच एवरीवन. बिल्कुल. Thank you so much, everyone, for being with us for such a long time. And we will see बिल्कुल you very soon again with some another interesting sessions. And बिल्कुल. take care, everyone.
in this situation, and I hope you all are very fine, and we all are also doing very good. So thank you everyone. Good night, take care, and sweet dreams. बिल्कुल. Good night everyone. Bye bye. Bye. Take care.